गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 में आपको केमिस्ट्री क्या होती है, साइंस क्या होती है, मैटर क्या है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आपको मिक्सचर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब हम सेकेंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं कुछ लॉज के साथ में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो केमिस्ट्री होता है उसमें जो केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके लिए कुछ लॉज को अप्लाई किया जाता है, तब जाके हमारा जो केमिकल रिएक्शंस होता है या केमिकल कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, तो कुछ लॉज हम अभी देखेंगे। तो लॉज एंड पोस्टुलेट्स देखते हैं कि क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे अभी हम। तो क्या होता है देखते हैं लॉज एंड पोस्टुलेट्स। तो देयर आर 5 बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दैट गवर्न एवरी रिएक्शन। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, एंड फोर्थ वन इज गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, देन फोर्थ वन इज एवोगैड्रो लॉ। इनको डिटेल में देखते हैं हम आगे। तो क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? तो एक छोटा सा डेफिनेशन देखते हैं हम उसका। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस। जब भी किसी भी केमिकल चेंज होगा या फिजिकल चेंज होगा, कोई भी रिएक्शन जब बनेगी तो वहाँ पे जो मैटर होगा, आप मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब हम देखते हैं कि मतलब सेव कर लेना या फिर प्रिजर्व करना। जिस एग्जांपल से समझते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है डायटोमिक होते हैं, जब दोनों को रिएक्ट करवा रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? CO2 मिल रहा है। तो CO2 मिल रहा है तो कार्बन का मास यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 32 ग्राम। अब 32 ग्राम क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल है, डायटोमिक फॉर्म में है, O2 है, तो यहाँ पे उसके मास को हम क्या कर देंगे? 16 + 16 इज 32 ग्राम्स। देन रिएक्टेंट में आप देखो, अगर आप रिएक्टेंट साइड में देखते हो CO2, ठीक है, तो CO2 रिएक्टेंट साइड में देखोगे कार्बन प्लस O2। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिएक्टेंट का मास कितना हो जाएगा? कार्बन 12 + 32 = 44। सेम एज इट इज़ जब आप इसका प्रोडक्ट देखोगे, प्रोडक्ट क्या बना हमारा? CO2। तो प्रोडक्ट में भी 44 ग्राम मिल रहा है। आप जब उसको कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे क्या होगा? 44 ग्राम मिल रहा है। तो जितना भी मास है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में इक्वल होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में इक्वल होगा। तो इससे क्या प्रूव होता है? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या होता है? आप मास को, किसी भी केमिकल रिएक्शन हुआ या फिजिकल प्रोसेस हो रही है, उसमें जो मास होगा उसको आप ना तो क्रिएट कर पाओगे और ना ही क्या कर पाओगे? डिस्ट्रॉयड कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या है? ये जो लॉ है ये किसने दिया आपको? एंटोनी लेवॉइसर ने दिया 1789 में। ये फर्स्ट लॉ है जो कि किसने दिया है आपको? एंटोनी लेवॉइसर ने। तो एंटोनी लेवॉइसर established the law of conservation of mass. It states that matter can neither be created nor destroyed. In any other words, we can say that during any physical or chemical changes, कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रही हैं तो जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू ये समझाया कि जो रिएक्टेंट का टोटल मास होगा उतना ही आपका क्या होगा? प्रोडक्ट का भी टोटल मास होगा। तो क्या बताया गया है? द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कि क्या बोला जा रहा है? इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर? तो यहाँ पे आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ रहा है। तो
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद हम सेकंड क्या देख रहे हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, आप इसको कांस्टेंट कंपोजिशन भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शन का मतलब होता है मात्रा, मतलब अगर हमें यहाँ पे देखें प्रोपोर्शन क्या है, मात्रा, तो मतलब क्वांटिटी। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को हम सिंपल डेफिनेशन से समझते हैं कि a pure chemical compound always contains same elements combined together in the same definite proportion by weight। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि a pure chemical compound always contains same elements, जो pure compound केमिकल कंपाउंड होगा, जो भी प्योर हमारा केमिकल कंपाउंड है वो प्योर केमिकल कंपाउंड क्या करेगा, क्या कंटेन करेगा, सेम एलिमेंट को कंबाइन करेगा। ठीक है, एक दूसरे से क्या करेगा, सेम एलिमेंट को कंबाइन करेगा इन दी सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द सेम डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय वेट, किसके थ्रू, बाय वेट के थ्रू। तो ये जो हमें लॉ दिया है ये किसने दिया है, जोसेफ प्रोस्ट ने दिया है 1799 में। क्लियर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है, थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं कि किसी भी केमिकल कंपाउंड को हम देख रहे हैं, उसका जो रेशियो होता है, अगर वो कंपाउंड है तो अलग अलग एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट है उसका एक फिक्स्ड रेशियो होगा। क्या होगा, जो भी एलिमेंट होगा उसका क्या होगा, एक फिक्स्ड रेशियो होगा, वो भी उनके मास की, किसकी बात कर रहे हैं हम, उसके मास की, उनके वेट के प्रोपोर्शन में लेंगे। किसके प्रोपोर्शन में लेंगे हम, उसके वेट के प्रोपोर्शन में लेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे फॉरेन कंट्री से पानी ला कर दो, किसी भी कंट्री से आपका पानी ला के दो, तो आप मुझे क्या ला के दोगे, H2O, उसका जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, पानी का, कहीं से भी लेकर आओ क्या होगा, H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि आप कहीं से भी मुझे पानी ला कर दो तो आप क्या लेकर आओगे, H2O। ठीक है, तो किसी भी कंट्री से पानी लेकर आओगे तो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, H2O होगा। तो H2O को जब हम लेते हैं तो यहाँ पर H2O का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा। क्या होगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा। तो H2O अगर वेट को देखें, H2O का अगर हम वेट को देखें तो यहाँ पे उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:16। इसका अगर हम पहले H2O का रेशियो देखें क्या होगा, 1:16, मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, 16। तो जब हम इसको वेट के थ्रू लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, डायटोमिक फॉर्म में है, तो इसका जहाँ यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 2:16 होगा। और सिंपल रेशियो को देखें तो यहाँ पे 1:8 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन का, 1, और ऑक्सीजन का 8। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा उसका एक फिक्स्ड रेशियो होगा। क्या होगा, एक फिक्स्ड रेशियो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेफिनेशन को समझ रहे हैं कि क्या होता है, जोसेफ प्रोस्ट जो है इसने शो किया दैट गिवन कंपाउंड, जो भी हमें कंपाउंड दिया रहेगा उसका हमेशा वो क्या कंटेन करेगा, सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स। जो हमारे पास कंपाउंड होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, जो एलिमेंट्स दिए होंगे, उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या कंटेन करेगा, सेम प्रोपोर्शन में कंटेन करेगा। किसके द्वारा हम बता रहे हैं, बाय वेट के, किसके, बाय वेट के। क्लियर, तो यहाँ पे इस जो लॉ को हम देख रहे हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे क्या है, कुछ लिमिटेशंस भी दे रखी हैं। इन लिमिटेशंस को आपको पढ़ना या आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले लिमिटेशंस क्या दे रखा है, तो पहला लिमिटेशन है यहाँ पे जो लॉ है वो फेल हुआ। क्या हुआ, फेल हुआ बताने में। अगर वो केमिकल बताते हैं कि अगर वो केमिकल कंपाउंड उन एलिमेंट से बना है जो आइसोटॉप्स हैं। क्या है, आइसोटॉप्स है। मैं आपको आइसोटॉप्स भी बताऊंगी क्या होते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि केमिकल कंपाउंड उन एलिमेंट से बना है जो आइसोटॉप्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है वो 3 आइसोटॉप्स में होता है।
ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोटॉप्स मतलब कुछ कुछ केस में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन का मास होता है वो क्या होता है, अलग होता है, पर एटॉमिक नंबर सेम। एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, हाइड्रोजन जो है वो 3 आइसोटॉप्स में है। तो आइसोटॉप्स क्या है आपका, एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो प्रोटियम में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा और मास नंबर 2 होगा। ट्राइटियम में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा और मास नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो नॉर्मल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है। तो आइसोटॉप्स जो है वह 2 और 3, तो यहाँ पर आइसोटॉप्स लेते हैं। तो यहाँ मास में यानी वेट में गड़बड़ी हो जाएगी। किस में गड़बड़ी हो जाएगी, वेट में। तो यहाँ पर डेफिनेट प्रोपोर्शन गलत हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो हम मात्रा ले रहे हैं, सॉरी जो क्वांटिटी हम ले रहे हैं वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आकर इसका जो लिमिटेशन, सॉरी इसका जो लॉ होता है डेफिनेट प्रोपोर्शन का, ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, अगर हम सेकंड इसका लिमिटेशन देखते हैं, एक दूसरा लिमिटेशन इसको देखते हैं कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, एक है इथेनॉल और एक है ईथर। तो C2H5OH ये क्या है, OH इथेनॉल है, और CH3O CH3 ये क्या है, ईथर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ईथर को देखें तो यहाँ पर 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, और हमने इथेनॉल की बात की तो इथेनॉल में भी क्या है, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन होता है। तो एक ऑक्सीजन, मतलब दोनों में भी आप दोनों में देखोगे कि 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है दोनों में, और एक ऑक्सीजन है दोनों में। तो यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो तो सेम है लेकिन कंपाउंड क्या हो गया, अब अलग अलग हो गया। तो दोनों कंपाउंड अलग है लेकिन मास क्या है, सेम है। अब यहाँ पे देखो क्या है, दोनों कंपाउंड अलग अलग है लेकिन उनकी जो कंपोजिशन है वो क्या है, सेम है, मतलब कंपोजिशन सेम है तो मास भी सेम होगा। ठीक है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, अब चेंज हो जाएगी क्योंकि इनका कंपाउंड अलग अलग है। तो इस जो ये जो लॉ है यहाँ पर गलत साबित हो जाता है। ये जो लॉ ऑफ कंपोजिशन है वो क्या है, यहाँ पर गलत साबित हो जाता है। तो दोनों लिमिटेशन को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, जब 2 एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन सिंपल होल नंबर ऑफ रेशियो। क्या होगा, सिंपल होल नंबर ऑफ रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो मल्टीपल प्रोपोर्शन है, अलग अलग मात्रा में किसी एक एलिमेंट को हम फिक्स्ड कर ले, मतलब वो अलग अलग दूसरे एलिमेंट में अलग अलग मात्रा में रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि अलग अलग एलिमेंट अलग अलग मात्रा में रिएक्ट करेंगे, दूसरे जो एलिमेंट्स होंगे वो अलग अलग मात्रा में रिएक्ट करेगा, लेकिन वेट क्या होगा, फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, वेट फिक्स रहेगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कौन कौन से, मैं जो आपको बोल रही हूँ कंपाउंड के नाम आप नोटबुक में नोट कर लेना। कौन कौन से हैं, मैंने कंपाउंड के नाम बताए, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, नाइट्रोजन और कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले हम N2O में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो मास होगा वो क्या होगा, 28, ऑक्सीजन का 16, NO का देखें तो 14, ऑक्सीजन का 16, N2O3 28 और 48, N2O4 28 64, N2O5 28 80। तो यहाँ पे फिक्स
करें अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, अगर यहाँ पे हम नाइट्रोजन को क्या लेंगे, फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, दोनों एलिमेंट का मास जो है वो फिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम नाइट्रोजन को कर रहे हैं फिक्स, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, देखो अगर हम नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो मास है वो क्या हो जाएगा, 28 को हाफ कर रहे हैं, किसको, 28 को। नाइट्रोजन का मास नंबर क्या है, 28। अगर N2O को देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले में देखो सबसे पहले कि 28 है नाइट्रोजन का मास, ठीक है, तो वहाँ पे 28 से नाइट्रोजन को हमने क्या ले लिया, हाफ कर दिया, तो 14, और ऑक्सीजन क्या हो गया 8, क्योंकि फर्स्ट में 16 था। देन NO का 14 है, तो यहाँ पे भी 14 ही रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन 16 हो जाएगा। देन नाइट्रोजन थर्ड कंपाउंड अगर देखें N2O3 में 28 है, 48 ऑक्सीजन है मास नंबर, तो फिक्स नाइट्रोजन करें तो यहाँ पे हाफ करते हैं तो 14 और 48 का हाफ 24। देन फोर्थ कंपाउंड N2O4 में देखें 28 है मास नंबर, तो यहाँ पे हाफ किया 14 और ऑक्सीजन 64 है तो 32। तो N2O5 28 80 14 और 40 अगर दोनों को हाफ करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो कैसे बनेगा, आप देखो 1:2:3:4:5 के रेशियो में बनेगा। तो 8 16 24 32 40, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन का मास हमने क्या कर लिया था फिक्स, 14 14 14 14 14, ठीक है। तो ये जो है एक सिंपल रेशियो में ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे डाल्टन जो है, डाल्टन प्रपोज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, किसने दिया, डाल्टन ने। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मास ऑफ, मतलब यहाँ पे क्या है, दो कंपाउंड मिलकर कितने एलिमेंट्स मिलकर कितने कंपाउंड्स बना रहे, मोर देन वन कंपाउंड। तो द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, क्या होगा, जो मास होगा एक एलिमेंट का वो दूसरे एलिमेंट के मास के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करेगा। तो इज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। आप देखो कि होल नंबर में 1:2:3:4:5 के उसमें आपके होल नंबर में वो क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, ठीक है। तो यही होता है आपका क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप इसको जिस तरीके से मैंने बोला है एग्जाम्पल को, उसको अगर आप एक नोटबुक में नोट करके उसको लाइन से लिखें और उसके सामने उसके मास नंबर और एक पास में उसका टेबल बना ले, फिक्स कर दे उसके मासेस को, तो आप उसको इजीली समझ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन दे रखा है, ये जो लॉ है ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये रेफरेंस बुक्स में है, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को आप इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। तो व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विथ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जब दो अलग अलग एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन होता है विथ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, मतलब जो थर्ड एलिमेंट के साथ वो सेपरेटली कंबाइंड होंगे विथ फिक्स मास, किसके, थर्ड एलिमेंट के। तो जो रेशियो होगा इन विच दे डू सो विल बी दी सेम, रेशियो क्या होगा, सेम होगा, और मोर सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विथ ईच अदर, ठीक है। तो क्या है, किसी भी कंपाउंड की मात्रा उसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो इक्वल है, ठीक है। जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं अलग अलग सेपरेटली विथ ऐसे तीसरे एलिमेंट के साथ जो दोनों के साथ में फिक्स्ड रेशियो रखता है, किसके साथ, दोनों के साथ में फिक्स्ड रेशियो रखता है। जब ये दोनों अलग अलग एलिमेंट में आपस में कंबाइन करेंगे तो इससे भी ज़्यादा सिंपल रेशियो में कंबाइन करेंगे, मतलब
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं अलग अलग सेपरेटली तीसरे एलिमेंट के साथ, जो तीसरा एलिमेंट है उसका फिक्स्ड रेशियो के साथ वो दोनों एलिमेंट के साथ कंबाइंड होंगे। लेकिन और भी सिंपल रेशियो में जब वो दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइंड होंगे वो और भी सिंपल रेशियो, फिक्स्ड सिंपल रेशियो में बनाएगा, कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सबसे पहले हम हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, H2 डायटोमिक फॉर्म में है। फिर हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है कौन, हाइड्रोजन, तो वहाँ पे क्या बनाता है, H2O बनाता है। और सल्फर के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, H2S। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जो H2 है उसका मास क्या है, फिक्स्ड है दोनों के एलिमेंट के साथ, क्योंकि H2 जब ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो क्या बनाएगा, कंबाइन होकर H2O बनाएगा। और H2 जब सल्फर के साथ कंबाइन होगा तो वहाँ पे क्या बनाएगा, H2S। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दोनों ही कंडीशन में आप देखो हाइड्रोजन का जो मास है वो फिक्स्ड है। ठीक है, वो कैसे, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन देखें H2O में तो इसका मास क्या है, 2 हाइड्रोजन का। और अगर सल्फर के साथ जब कंबाइन हो रहा है तो वहाँ पे हाइड्रोजन का मास देखें तब भी क्या है, 2 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन में जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है वहाँ पे H2O है तो वहाँ पे क्या रेशियो बन रहा है, 2:16। इसको और सिंपल करेंगे तो 1:8 में होगा। और अगर H2S में देखें तो 2:32। ठीक है, किस रेशियो में है, 2:32। और इसको सिंपल करेंगे तो 1:16 के रेशियो में। लेकिन जब ये दोनों सल्फर और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या रेशियो बन रहा है, 32:16। क्या रेशियो बन रहा है, 32:16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2:1 का रेशियो, क्या हो जाएगा, 2:1 का रेशियो। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जो सल्फर और ऑक्सीजन है एक कंपाउंड बनाते हैं जो SO2 है। ठीक है, क्या है, SO2 है। ठीक, तो S क्या है, 32 और ऑक्सीजन का मास भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 32, O2 है तो यहाँ पे अगर 32:32 है तो इसको जब हम रेसिप्रोकल के फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सिंपल रेशियो 30:32 मतलब 1:1। किस रेशियो में, 1:1। तो ये एक सिंपल रेशियो हो गया और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन बन रहा है। क्या है, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन बना रहा है। ठीक है, तो ये और ज़्यादा सिंपल हो गया, क्या हो गया, और ज़्यादा सिंपल हो गया। और इसीलिए हम रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन समझ में आया। इसको किसने दिया, रिचर ने दिया, रिचर 1792 में। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं गैल-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो यहाँ पे किसका वॉल्यूम होगा, किस में हम देखेंगे, यहाँ पे किसके कंपाउंड्स बनेंगे, गैसेस के कंपाउंड बनेंगे। तो व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो यहाँ किसी केमिकल रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर आती है या बनती है। ठीक है, तो इसका सिंपल रेशियो में बाहर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। इसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मतलब इसे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर को हम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे रिमेन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे H2 + O2 तो क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, क्या बनाएगा, H2O। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में देखिए 1 मोल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी 1 मोल और प्रोडक्ट भी क्या है, 1 मोल में। तो अगर यहाँ पर अच्छे से बैलेंस कर दे रिएक्शन को, क्योंकि मैंने क्या बोला अभी, H2O2, क्या बोला है, H2 + O2, तो प्रोडक्ट मैंने क्या बोला, H2O। तो यहाँ पे हम बैलेंस अगर कर दे तो यहाँ पर क्या होगा, 2H2 + O2
2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, क्या देगा 2H2O। तो 2:1:2, तो यहाँ पे क्या रेशियो बनेगा 2:1:2 का। तो रेशियो जो है मतलब जो मोल यहाँ पे होगा तो 2H2 का मोल क्या होगा 2 मोल, O2 का 1 मोल और प्रोडक्ट में 2H2O का 2 मोल। तो रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा 2:1:2 का। तो ये है आपका गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। तो व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जब गैसेस कंबाइन करती हैं या केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस्ड होती है तो दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। क्या बनाएगी सिंपल रेशियो बनाएगी बाय वॉल्यूम में। तो प्रोवाइडेड ऑल दी गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ लॉज बताए हैं, ठीक है। आगे थर्ड पार्ट में मैं आपको और डिटेल में इस चैप्टर को समझाऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर आप नोट्स प्रिपेयर करना, क्लियर। और आगे का हम थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।